हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, लेसन नंबर 3 हमारा मानव विकास से संबंधित है। किस प्रकार से मानव का विकास होता है और कौन कौन से बिंदु मानव विकास में योगदान देते हैं, वो इसी लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। और हमने पिछले टॉपिक में भी मानव विकास के बारे में कुछ वृद्धि विकास से संबंधित टॉपिक पढ़े। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव विकास के 4 स्तंभ। देखिए, मानव विकास अगर किसी पे टिका हुआ है तो वो इन 4 स्तंभों पे टिका हुआ है। वो 4 स्तंभ कौन से हैं जिससे मानव का विकास निरंतर चलता है। अगर ये 4 स्तंभ हटा दिए जाए तो मानव विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा और रुक जाएगा। ठीक है, तो वो टॉपिक कौन कौन से? पहला, क्षमता। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आता है वो है सतत पोषणीयता। तीसरे नंबर पे बिंदु है उत्पादकता और चौथे नंबर पे है सशक्तिकरण। ये आपके कुल मिला के 4 बिंदु जो है वो आपके मानव विकास के 4 स्तंभों के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपके समाज के अंदर मानव का विकास अगर वाकई में आप चाहते हो समाज में, क्योंकि समाज बनता है किससे? मानव से। अगर मानव का ही विकास नहीं है तो समाज जो है वो कमजोर हो जाएगा और एक तरीके से वो जो समाज की जो व्यवस्था होनी चाहिए कि हर व्यक्ति का विकास, वो नहीं हो पाएगा। और अगर आप चाहते हो कि समाज में मानव का विकास हो तो इन 4 बिंदुओं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्षमता की। देखिए, क्षमता होती क्या है? ठीक है, देखिए, क्षमता से आशय हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध जो अवसर होते हैं, मैं हूं, अगर मुझे समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं तो अगर ये अवसर कब प्राप्त होंगे? जब समान पहुंच होगी। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जैसे कि मान लीजिए गरीब व्यक्ति है तो उसे अवसर नहीं मिल पा रहे। अवसर सबको मिलने चाहिए। समता का तात्पर्य क्या है? समता का आशय है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था। ये व्यवस्था ही क्या कहलाती है? समता। मतलब हर व्यक्ति को हर अवसर आसानी से मिल जाए, उसमें किसी भी प्रकार की जाति, प्रजाति, आय, गरीबी, ठीक है, अमीरी, या फिर हम कहें जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन सब के बिना इनका ये जो भेदभाव होता है लिंग से संबंधित, जैसे कि स्त्री और पुरुष को देख लीजिए, स्त्री और पुरुषों में पुरुषों को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है स्त्रियों की तुलना, मतलब स्त्रियों को पीछे रखा जाता है। अगर ऐसा भेदभाव चलता है, जैसे आय से संबंधित, जैसे गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति, तो अमीर व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसी जो भेदभाव की जो स्थिति होती है उसको साइड में कर दीजिए। ठीक है, तब जाके मानव का विकास होगा और यही कहलाता है समता। ठीक है, तो क्या परिभाषा होगी? समता से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो। ठीक है, लिख देंगे समता का आशय, मतलब अर्थ कह दीजिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों का, या कह दीजिए समान अवसर। ठीक है, क्या कहेंगे? व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध आसानी से हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो आसानी से, बिल्कुल सरल तरीके से, समान पहुंच की व्यवस्था हम कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था, ये एक सीधी लाइन भी है। आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध आसानी से हो जाए। ठीक है, ये परिभाषा एक तो ये हो गई। एक हम लिख सकते हैं क्या? प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए, व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए, ठीक है, जो भी अवसर व्यक्ति को मिल रहे हैं उन अवसरों के लिए समान, ठीक है, बिल्कुल एक समान व्यवस्था हो या समान पहुंच की व्यवस्था हो। पहुंच की व्यवस्था क्या कहलाती है? समता कहलाती है। अब आप चाहो जो लिख दीजिए, आप चाहे तो ये लिख दीजिए, सरल है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध आसानी से हो जाए, या फिर व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था अगर है। भाई, हमारे समाज में एक ऐसी व्यवस्था है कि हर व्यक्ति के लिए हर तरह के जो अवसर है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो उसे भी हम समता कहेंगे। अब ये समता कब होगी? ये समता जब होगी जब लोगों के अंदर जो उपलब्ध अवसर जाएंगे तो उसमें ना तो लिंग होना चाहिए, ना प्रजाति की व्यवस्था होनी चाहिए, ना आय, ना जातिगत भेदभाव। ये सारे भेदभावों को हटाकर
लोगों को समान अवसर मिल जाए, तब जाके समता काम करेगी। ठीक है, लिख देंगे लोगों को समान अवसर, जातिगत भेदभाव, लिंग, आय, प्रजाति को अलग कर लोगों को समान अवसर की व्यवस्था की जाए। आगे बात समझ में। अब ये समता कब काम करेगा? ये समता जब काम करेगी भैया, जाति हटा दो, बिल्कुल भेदभाव जैसी स्थिति हटा दीजिए, लिंग कोई पुरुष नहीं कोई स्त्री नहीं, सबको समान अवसर मिले, आय ना कोई गरीब ना कोई अमीर, सबको, ऐसा नहीं कि गरीबों को सब दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और प्रजाति से मतलब ये सारी चीजें अलग कर दीजिए, साइड में कर दीजिए, तब जाके भैया आपकी क्षमता काम करेगी। और ये जब चीजें हट जाएगी और सबको समान अवसर मिलने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका मानव विकास हो जाएगा। उदाहरण मैं आपको देता हूं, उदाहरण क्या, जैसे कि आपका समाज, भारत में समाज में ऐसी अक्षमताएं देखने को मिलती है, ये जो भेदभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब भारत में समाज में ऐसी असमानता देखने को मिलती है जहां पर अवसरों में भेदभाव किया जाता है। जैसे कि भारत के अंदर स्त्रियों को सामाजिक आर्थिक जो दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है, मतलब उनको ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दी जाती है। ठीक है, अब मैं कहूं कि जैसे कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को पहुंच की व्यवस्था नहीं होती। आप देखना किसी क्लासरूम में अगर बैठोगे तो स्त्रियों की संख्या कम, मतलब लड़कियों की संख्या कम, और पुरुषों की संख्या, लड़कों की संख्या ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था ना हो, अगर ऐसी व्यवस्था है तो समाज के अंदर विकास नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें लिख देते हैं। लिखेंगे क्या, भारत के समाज में ऐसी असमानता देखी गई है जैसे कि स्त्रियों को आर्थिक क्षेत्र हो व सामाजिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों के अंदर पिछड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में पिछड़ा माना जाता है। अब चाहे इस क्षेत्र में देख लीजिए, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई मानी जाती है, आज भी कई क्षेत्रों के अंदर महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र से अलग रखा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों को समान अवसर नहीं मिलते। तो भैया अगर आपकी ऐसी व्यवस्था है तो भैया आपके समाज में मानव का विकास नहीं हो सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि मानव का विकास हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों के बीच में एक तो ये व्यवस्थाएं हटानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज, आपको लोगों के बीच में समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे, वो भी आसानी तरीके से। आपको क्या करना पड़ेगा, व्यक्तियों को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक ऐसी व्यवस्था दो समाज के अंदर कि आसानी से लोगों को सारे अवसर मिल जाए, इससे ही हम क्या कहेंगे, समता। क्लियर, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। इसको उतार लीजिए आप लोग। देखिए अब हम बात करते हैं सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता क्या होता है, सीधे सिंपल शब्दों में मैं समझाऊं, निरंतर लगातार व्यक्ति को समान अवसर मिलते रहे। या हम कह सकते हैं कि अगर मानव को कोई संसाधन मिल रहा है तो वो कंटिन्यू मिले। ऐसे नहीं हो कि जैसे कि पानी की व्यवस्था है आपके समाज के अंदर, ठीक है, जल की व्यवस्था है, और मान लीजिए आपके घर पे पानी आता है तो वो पानी इस तरीके से आ रहा है कि 10 दिन आ जाए, 1 महीने बाद आ रहा है। ठीक है, मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप मानोगे इस चीज को कि आपके समाज के अंदर विकास की स्थिति है? नहीं है। मतलब यह कि सतत पोषणीयता का मतलब यह होता है कि अवसरों की जो उपलब्धता है, जो भी आपको चीज मिल रही है उसको निरंतर मिलता रहे। अब ये निरंतर कब मिलेगा, ये निरंतर जब मिलेगा जब हम संसाधनों का दोहन करना बंद कर देंगे। अगर संसाधनों का दोहन बहुत ज्यादा कर रहे हो तो वो संसाधन एक ना एक टाइम पे समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए वो संसाधन बचेंगे नहीं। तो क्या सतत पोषणीयता उन पीढ़ी के लिए बचेगा? नहीं बचेगा। अभी आप तो यूज ले लो, आप सतत हो, लेकिन क्या भविष्य के लिए हम वो संसाधन छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे। तो आपको क्या करना होगा, सतत पोषणीयता अपनानी पड़ेगी। सतत पोषणीयता का तात्पर्य होता है, हम कहेंगे निर्वहन।
ठीक है, क्या कहेंगे? निर्वहन। निर्वहन हर व्यक्ति का होना चाहिए। अब मैं निर्वहन को सतत पोषणीयता से जोड़कर परिभाषा बनाता हूं कि निर्वहन का मतलब सतत पोषणीयता। ठीक है, निर्वहन का अर्थ क्या है? निर्वहन का अर्थ होता है अवसरों की उपलब्धता निरंतर। ठीक है, मतलब कंटिन्यू आपको अवसर मिलते रहे, कंटिन्यू आपको समान अवसर मिलते रहे। ऐसा नहीं कि मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है, संसाधन आपको मिल रहे हैं और फिर मुंह देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, कंटिन्यू आपको वो चीज मिलती रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उन संसाधनों का दोहन बंद करना पड़ेगा। अब देखिए, सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। मैं लिख देता हूं आपके सामने, सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए क्या है? आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम चाहते हैं कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको संसाधनों को सुरक्षित करना पड़ेगा। ठीक है, लिख देते हैं, प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, वह निरंतर स्थिति में हो। मतलब अगर सब पीढ़ी को अगर समान अवसर मिलते हैं तो वो कैसी स्थिति में हो? निरंतर स्थिति में हो, कंटिन्यू। ठीक है, हम कहें कि जितने भी पर्यावरणीय स्थिति होती है, संसाधन होते हैं, मानव संसाधन है, इनका उपयोग हम करते हैं, उसको भविष्य को ध्यान में रख के करना चाहिए। लिख देंगे इसको भी, अगर, ठीक है, अगर हम समाज का सतत पोषणीयता चाहते हैं तो पर्यावरणीय संसाधन व मानवीय संसाधनों का उपयोग सही ढंग से करना होगा। अर्थात संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए। अगर आप दोहन करते हो तो आने वाली पीढ़ी को वे संसाधन नहीं मिलेंगे। आगे बात समझ में? तो सतत पोषणीयता रुक जाएगा। आगे बात समझ में? दोबारा सुन लीजिए, सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है जरूरी। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, वह निरंतर स्थिति में मिले। आगे बात समझ में? अगर हम समाज का सतत पोषणीयता चाहते हैं, मतलब लोगों को समान अवसर मिलता रहे, कंटिन्यू मिलता रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पर्यावरणीय संसाधन और मानवीय संसाधनों का उपयोग सही ढंग से करना होगा। अर्थात संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए। अगर आप दोहन करते हो तो आने वाली पीढ़ी को वे संसाधन नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, मतलब दोहन का मतलब होता है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी एक संसाधन का अगर आप दुरुपयोग करते हो तो वे संसाधन भावी पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा। कोई सा भी संसाधन देख लीजिए, अब पानी की समस्या है, तो पानी तो हमने पहले बहुत बेकार किया, ठीक है, अब पानी कम पड़ गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो पानी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हमारे जो पुराने जमाने के लोग तो वो कहते थे कि नदियों में पानी देखा, हमने कुओं में देखा, अब बोलते हैं कि हमने बोतलों में देखा और आने वाली पीढ़ी में पता नहीं कहाँ से देखेंगे। तो ये जो स्थिति है वो सतत पोषणीयता की नहीं है। अगर आप दोहन करते हो तो नहीं है। अगर आप चाहते हो कि दोहन ना हो संसाधनों का, आने वाली पीढ़ी को संसाधन मिल जाए, तो आपको सतत पोषणीयता के नियम को पालना करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके, इसको आप उतार लीजिए। देखिए, अब हम बात करते हैं उत्पादकता। उत्पादकता से क्या आशय देख लेते हैं। उत्पादकता से आशय हम कहेंगे अर्थ। अब अर्थ क्या है उत्पादकता, सुन लीजिए। देखिए, उत्पादकता मतलब मानव के श्रम से लिया गया शब्द है। मानव काम करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, मानव कार्य करेगा उसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। अब ये कब होगी? अगर आप चाहते हैं कि समाज के अंदर उत्पादकता के अंदर वृद्धि हो, मानव के श्रम में वृद्धि हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा,
आपको करना क्या होगा, आपको एक तो शिक्षा का प्रसार करना होगा, सब शिक्षित हो। दूसरा, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी और उनसे संबंधित जो जन समुदाय होते हैं उनकी जो भी कमियां होती है उन कमियों को दूर करना होगा। ये नहीं है कि हम अगर उन व्यक्तियों का शोषण करते हैं तो शोषण अगर आप कर रहे हो ना तो आप मानव विकास नहीं कर रहे हो। ठीक है, मानव विकास के लिए चाहिए आप उत्पादकता में अगर वृद्धि हो रही है तो ऑटोमेटिक मानव का विकास हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये कि उत्पादकता का तात्पर्य क्या, तो मैं लिख देता हूं, उत्पादक का तात्पर्य है मानव श्रम, अर्थात एक तो मानव का श्रम हो गया, भाई मानव काम करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि मानव कार्य से उत्पादकता, मानव कार्य से उत्पादकता, मतलब यह कि उत्पादकता का आशय है मानव श्रम से लिया गया है या फिर मानव के कार्यों से उत्पादकता से लिया गया है। ठीक है, मतलब उत्पादन पैदा करना और अपना विकास करना, लोगों में ऐसी क्षमताओं का निर्माण करना होगा जिससे कि उत्पादकता में क्या हो, निरंतर वृद्धि हो। ठीक है, ऐसी क्षमता भी तो पैदा कीजिए। अब वो क्षमता क्या, मैंने बता दिया आपको, शिक्षा का प्रसार हो, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, भोजन जैसी व्यवस्थाएं, ये सारी व्यवस्था हो तो ये क्षमता बढ़ जाएगी। लिख देंगे, लोगों में ऐसी क्षमताओं का निर्माण करें कि उनकी श्रम शक्ति बढ़ जाए। अगर श्रम शक्ति बढ़ती है तो उत्पादन में वृद्धि होगी। आगे बात समझ में, भाई अगर आप चाहते हो कि भाई उत्पादन में कंटिन्यू वृद्धि हो, भाई उत्पादन होगा तो लोगों का विकास तो होगा ही है, तो आप क्या करो, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करो। क्षमताओं का अगर निर्माण करते हो, ऐसी क्षमता का निर्माण करो कि उनकी जो श्रम शक्ति है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाए, और आपकी श्रम शक्ति बढ़ते ही उत्पादन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखिए, राष्ट्र का प्रमुख धन क्या है, आपको मैं बता दूं, राष्ट्र का प्रमुख जो धन है, प्रमुख धन क्या है, प्रमुख धन है जन समुदाय। अगर ये जन समुदाय खत्म हो गया तो राष्ट्र का क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब आप ये जो जन समुदाय है, इन जन समुदाय के अंदर अगर आप चाहते हो कि उसमें पॉजिटिव सोच हो, अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा कोई भी काम हो बड़े स्तर पर हो, तो भैया आपको एक ही काम करना पड़ेगा, इस समुदाय के अंदर अगर आप चाहते हो कि उत्पादन में वृद्धि चाहिए तो आपको शिक्षा का प्रसार, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था और भोजन संबंधी जो व्यवस्थाएं होती है उसको मजबूत करना होगा। ठीक है, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, राष्ट्र का प्रमुख धन जन समुदाय है, उत्पादन में वृद्धि के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, व चिकित्सालय सुविधा हो, भोजन आपूर्ति हो। भाई अगर ये तीनों चीज अगर मिल रही है, शिक्षित भी है लोग, चिकित्सा सुविधाएं भी है और भोजन आपूर्ति है, तो ऑटोमेटिक आपका जो व्यक्ति का जो उत्पादन क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है, लगन है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही कहलाता है उत्पादकता, और मानव विकास के अंदर एक अहम भूमिका निभाने का कार्य भी करता है। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, अब हम बात करते हैं सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, एक ऐसी शक्ति, ऐसी पावर, सशक्तिकरण नाम से पता चल रहा है, शक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ होता है अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति प्राप्त हो, सशक्तिकरण कहलाता है। भाई आप अपने विकल्प को आसानी से चुन लो, ऐसी शक्ति आप में होनी चाहिए, सशक्तिकरण कहलाएगा। ठीक है, लिख देंगे, सशक्तिकरण का आशय, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थात अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति से शक्तिकरण कहलाता है। आगे बात समझ में, सशक्तिकरण का तात्पर्य क्या होता है, अपने विकल्प जो है, भाई मैं अपने विकल्पों को ही नहीं चुन पा रहा, मुझे जाना कहाँ है, मुझे क्या काम करना है, अगर मैं चुन नहीं पा रहा तो वो सशक्तिकरण नहीं कहलाएगा। अगर आप चाहते हो कि सशक्तिकरण में बढ़ावा मिले, मतलब अगर लोगों को विकल्पों को चुनने में शक्ति मिले, तो आपको सशक्तिकरण जैसी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी।
ऐसी शक्ति बढ़ाएं जिससे विकल्पों को आसानी से प्राप्त कर सके। जो विकल्प होते हैं उन विकल्पों को चुनने की शक्ति कैसे आएगी? अब आप पूछोगे कैसे आएगी, क्या होती है ये शक्ति? पहले तो व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उसमें ऐसी क्षमता पैदा कीजिए जिससे कि वो व्यक्ति, अब स्वतंत्रता जब मिलेगी, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। जैसे घर में हम देखते हैं कोई भी काम करते हैं तो घर वाले कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा कर, तो वो स्वतंत्रता नहीं, ठीक है। तो सशक्तिकरण वहीं पर खत्म हो जाता है, व्यक्ति का वह सशक्तिकरण क्या हो जाता है, खत्म। तो ऐसी शक्ति बढ़ाएं जिससे कि विकल्पों को आसानी से प्राप्त कर सके, ठीक है। वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको, लिखेंगे ऐसी शक्ति बढ़ाएं जो विकल्पों को आसानी से क्या कर सके, चुन सके। आगे बात में चुन सके। अब वो कैसे होगा, ठीक है, अब वो कैसे होगा देखिए, विकल्पों को चुनने के लिए एक तो आपकी स्वतंत्रता हो। आगे बात में पहली चीज स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, इसके अलावा क्षमता में क्या हो, वृद्धि। आपकी जो क्षमता है उसमें क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। और हम कह सकते हैं लोग कैसे हो, सशक्त हो, जिससे लोग क्या होंगे, अब ये दोनों चीज जब मिलेगी, स्वतंत्रता और क्षमता, ठीक है, ये दोनों चीजें जब मानव को मिलती है तो वह क्या हो गया, सशक्त होगा। आगे बात समझ में, सशक्त मतलब मजबूत होगा। अगर उसे स्वतंत्रता मिल रही है, उसे क्षमता मिल रही है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो लोग सशक्त होंगे, अनुशासित होंगे। क्या होंगे, अनुशासित होंगे, ठीक है, अनुशासन से काम करेंगे, या हम कह सकते हैं सुशासन होंगे। आगे बात समझ में, अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, क्षमता में वृद्धि मिलती है, अगर ये दोनों चीजें जब मानव को मिलती है तो वो सशक्त होंगे, अनुशासित होंगे, सुशासन होंगे, या हम कैसे सुशासन नीतियां भी बनाएंगे। अब ऐसी व्यवस्था अगर समाज में है कि वो विकल्पों को चुनने में बिल्कुल फ्री है, कोई रोक टोक नहीं है, उसमें क्षमता भी इतनी गजब की है कि वो हर चीज को चुन सकता है, ले सकता है, तो वो सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसके ऊपर प्रेशर है, दबाव है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, रोक टोक भी है, समाज में जाओ तो इसको हटाइए, ऐसे करो, दबा दिया जाता है, अगर ऐसी व्यवस्था है तो व्यक्ति का विकास नहीं होगा। जो लोग सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उन्हें सशक्तिकरण में विशेष महत्व मिलना चाहिए। अगर समाज के अंदर सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वो सशक्तिकरण से पिछड़े हुए हैं, दूर है, तो ऐसे लोगों को सशक्त बनाना आवश्यक है, ठीक है, लिख देंगे। जो लोग सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उन्हें सशक्तिकरण के दायरे में क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। इसे कहते हैं सशक्तिकरण। आगे बात समझ में, सशक्तिकरण का तात्पर्य होता है सीधा सा, सिंपल सा, विकल्पों को चुनने की शक्ति सशक्तिकरण कहलाता है। उत्पादकता क्या बताई मैंने, उत्पादकता मतलब मानव के श्रम से लिया गया शब्द है। जितनी उत्पादकता बढ़ेगी मानव का विकास उतना ही बढ़ेगा। उत्पादकता कैसे बढ़ाएंगे, शिक्षा का प्रसार, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। सतत पोषणीयता मैंने आपको बताई दी है। अगर व्यक्ति चाहता है कि मेरा सतत विकास हो तो संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग करना होगा। इस तरीके से अपने जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये टॉपिक इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।